दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नज़र ईरान और इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध पर है। ज़रा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा ही क्राइसिस भारत के सामने खड़ा हो जाए तो क्या होगा? समुद्री रास्ते असुरक्षित हो जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट जाए, एनर्जी और डिफेंस सप्लाई तक रुक जाए और कॉन्फ्लिक्ट महीनों तक खिंच जाए। उस वक़्त क्या भारत की इकोनॉमी इस झटके को झेल पाएगी? क्या हमारी मिलिट्री, हमारी एयर फोर्स इस लंबे समय तक सस्टेन प्रेशर में ऑपरेट कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस के लिए सच में तैयार हैं? दोस्तों, आधुनिक युद्ध सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़े जाते हैं, वो फैक्ट्रीज में लड़े जाते हैं, टेक्नोलॉजी लैब्स में लड़े जाते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन के साथ लड़े जाते हैं। और ईरान इजराइल का ये युद्ध दुनिया को यही सिखा रहा है। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट में कई ऐसे कठोर लेसन छुपे हुए हैं जो सीधे भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर भारत ने इन लेसन्स को समय रहते नहीं समझा, तो आने वाले समय में कीमत बहुत भारी हो सकती है। इस वीडियो में हम इसी लेसन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला और अर्जेंट सबक है एनर्जी सिक्योरिटी। आज भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया के एक संवेदनशील समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब साफ है, अगर किसी बड़े युद्ध में और संकट में वो रास्ता असुरक्षित हो जाए, जैसे अभी हुआ है, तो असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं, सीधे भारत की इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मिलिट्री रेडीनेस पर पड़ेगा। सोचिए, अगर अचानक फ्यूल सप्लाई रुक जाए, ट्रक्स रुक जाएंगे, इंडस्ट्रीज रुक जाएगी, फ्लाइट्स कम होगी और आम लोगों के पास एलपीजी की कमी भी महसूस होने लगेगी। घरों में कुकिंग गैस की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी कतारें लगेगी और इकोनॉमी के ऊपर भारी दबाव आएगा। ये किसी भी एनर्जी क्राइसिस की अगली तस्वीर होगी। दोस्तों, सेना में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ सप्लाई। अगर पूरा लॉजिस्टिक सिर्फ एक रूट से आता है, तो दुश्मन को कोई बड़ी स्ट्रेटेजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस रूट को डिस्टर्ब करना होता है। दोस्तों, एनर्जी के मामले में भारत की सिचुएशन कहीं ना कहीं इसी तरीके से है। इसलिए ये लेसन बड़ा साफ है, देश को अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, सप्लाई रूट्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी को लग्जरी नहीं बल्कि नेशनल सर्वाइवल का हिस्सा समझना होगा। दोस्तों, दूसरा बड़ा सबक है अल्टरनेटिव एनर्जी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर में काफी तेजी से प्रगति की है। देश में धूप की मात्रा भरपूर है। सोलर पावर का विस्तार जो भारत सरकार ने किया है, वो ये दिखाता है कि भारत अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए आगे की दिशा में जाना चाह रहा है। एक बात साफ है, समुद्री रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं, ऑयल सप्लाई रुक सकती है, लेकिन सूरज को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी भारत के लिए सिर्फ एक एनवायरमेंटल का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। सोलर पैनल्स, बैटरी सिस्टम, इन्वर्टर्स, कंट्रोलर्स, ये सब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए हम बाहरी सप्लाई चेन पर डिपेंड करते हैं, तो डिपेंडेंसी का सिर्फ रूप बदल जाएगा, खत्म नहीं होगी। यानी अगर कल किसी कारण से, जियोपॉलिटिकल टेंशन से या ट्रेड डिस्टर्बेंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई रुक जाती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन भी रुक सकता है। दोस्तों, यही कारण है भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश जैसे कदम शुरू किए हैं, ताकि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में देश के भीतर ही विकसित हो सके। ये दिशा है, ये दिशा सही है, लेकिन गति और स्केल दोनों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि असली एनर्जी इंडिपेंडेंस तब आएगी जब सिर्फ बिजली नहीं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के अंदर बनेगी। दोस्तों, तीसरा बड़ा एक सबक है न्यूक्लियर एनर्जी की अहमियत। सोलर और विंड जैसे जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका एक लिमिटेशन है। वो 24 घंटे लगातार पावर नहीं दे सकते हैं। सूरज डूब जाता है, हवा रुकती है, लेकिन ग्रिड को तभी भी बिजली चाहिए होती है। किसी भी बड़े देश और तेजी से आगे बढ़ते हुए देश के लिए रिलायबल, राउंड द क्लॉक पावर जरूरी होती है। चाहे युद्ध हो, चाहे संकट हो या ग्लोबल डिस्ट्रप्शन, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी दोस्तों यही काम करती है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है। एक ऐसा पावर सोर्स जिसे ना कोई समुद्री रास्ता ब्लॉक कर सकता है, ना उसे कोई सप्लाई चेन काट सकता है। इसी सोच के साथ भारत ने हाल के वर्षों में न्यूक्लियर सेक्टर को नए ढंग से खोलने की कोशिश शुरू की है। काफी रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, जिसके जरिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाने का रास्ता बनाया है, ताकि देश के अंदर न्यूक्लियर पावर जनरेशन का विस्तार तेजी से हो। सालों से ये क्षेत्र लगभग पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था, लेकिन लक्ष्य अभी यह है कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन, इन तीनों को तेज किया जाए। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर बनाने न्यूक्लियर पावर को समझने का एक आसान तरीका है। ये किसी भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह है। बनाने में समय लगता है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, लेकिन एक बार तैयार हो जाए तो दशकों तक ये लगातार शक्ति देगा। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ पावर जनरेशन नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस का आधार बन सकती है। दिशा सही है, लेकिन अब असली परीक्षा इंप्लीमेंटेशन की स्पीड और स्केल के अंदर है।
दोस्तों, अगला सबक है डिफेंस सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजी सुपीरियरिटी। ईरान और इजराइल के युद्ध ने एक बात एक साफ कर दी है कि जब असली युद्ध शुरू होगा तो ग्लोबल व्यू चेंज हो जाता है, सैंक्शंस लगते हैं, सप्लाई चेन्स टूटती है और जो आर्म्स और एम्यूनेशन और जो हथियार आपने बाहर से खरीदे हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड्स और एम्यूनेशन अचानक बंद हो सकते हैं। युद्ध के समय हर देश सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। उस वक्त कोई सप्लायर आपकी अर्जेंसी के हिसाब से नहीं, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करता है। इसलिए किसी भी देश की असली ताकत ये नहीं होती कि उसके पास कितने वेपन हैं, लेकिन ये होती है कि वो खुद कितना बना सकता है और कितना सस्टेन कर सकता है। इसलिए भारत के लिए इंडिजिनियस डिफेंस सेक्टर कैपेबिलिटी एक प्राइड का सवाल नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल का सवाल है। सरकार ने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव के जरिए प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इस क्षेत्र में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक और इक्वली क्रिटिकल हिस्सा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, युद्ध में जो टेक्नोलॉजी काम आती है वो उसी समय नहीं बनती है, लेकिन उसके कई साल पहले लेबोरेटरीज में बनती है। इसराइल, अमेरिका एक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन देशों ने कई दशकों तक रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर देश साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस इनोवेशन में लगातार इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो युद्ध के समय उसके पास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, आने वाले समय में भारत को डिफेंस प्रोडक्शन के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। ईरान इजरायल युद्ध ने एक बात फिर साबित कर दी है कि आधुनिक दुनिया में समुद्री चोक पॉइंट ही असली पावर सेंटर्स है। किसी भी देश के एनर्जी रूट्स, ट्रेड रूट्स या मिलिट्री सप्लाई को अगर कुछ समुद्री रास्तों से ही आना पड़ता है तो वो उसके लिए उसकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी बन जाता है। यही वजह है दोस्तों कि भारत के लिए ग्रेट निकोबार आइलैंड का महत्व सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों डीप सी पोर्ट बनने वाला है और उससे जुड़ा जो डेवलपमेंट होगा वो भारत को सीधे उस जगह पर मौजूदगी देता है जहां से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्टेट ऑफ मलाक्का की निगरानी संभव होती है। इसलिए दोस्तों, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप से देखना गलत है। ये दरअसल भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का हिस्सा है। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक रूल होता है जो कहता है कि ना कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना कोई परमानेंट एनिमी। परमानेंट सिर्फ अपने इंटरेस्ट होते हैं। दोस्तों, यही अप्रोच आज भारत दिखा रहा है। एक तरफ जब इसराइल के साथ हमारा डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ इंटरनेशनल फोरम में पैलेस्टाइन के मुद्दे के ऊपर बैलेंस पोजीशन भी रखी जा रही है। कारण साफ है, गल्फ रीजन में लाखों भारतीय काम करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान जैसे देशों के साथ संबंध जरूरी है और हाईटेक डिफेंस सिस्टम के लिए इसराइल के साथ पार्टनरशिप जरूरी है। यही असली इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, जिसमें इमोशन से नहीं लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के साथ फैसला लिया जाता है। दोस्तों, अगर ये आपको एनालिसिस वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। कालिका माता की जय और दादा किशन की जय।